नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आषाढ़ का एक दिन का आज चौथा सत्र है और आज हम बात करने वाले हैं आषाढ़ के एक दिन के सबसे महत्वपूर्ण अंक, तृतीय अंक पर। क्योंकि दोस्तों ये वो अंक है जो पृष्ठभूमि पहले और दूसरे अंकों में तैयार हुई, जिस गति से दूसरे अंक में नाटक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, इस अंक में चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। किसी भी नाटक का, कहानी का, साहित्य की किसी भी विधा का चरमोत्कर्ष का बिंदु क्या होता है, यह भी जानना आपके लिए जरूरी है। चरमोत्कर्ष वो होता है जहां पर नाटक की कथावस्तु या कोई भी कथावस्तु अपने उद्देश्य को प्राप्त करती है। अब हमें यह ध्यान देना है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक का उद्देश्य क्या है। मैंने पहले भी बताया था, इस नाटक का उद्देश्य है कि ये स्थापित करना, ये प्रसिद्ध करना कि एक रचनाकार की रचना धर्मिता को किसी भी युग में, किसी भी काल में अपने संघर्ष से, दौर से गुजरना ही पड़ता है। परिस्थितियों के, परिवेश के कुचक्र में पिसना ही पड़ता है। और कालिदास जो रचनात्मक प्रतिभा का प्रतीक हैं, वे उनके व्यक्तित्व के माध्यम से, और मल्लिका जो कि नायिका है, इन दोनों नायक नायिकाओं के व्यक्तित्व के माध्यम से नाटककार मोहन राकेश ने ये बिंदु, ये उद्देश्य सिद्ध करने की कोशिश की है, स्थापित करने की कोशिश की है। और इस नाटक के इस अंक में ये नाटक, इसकी कथावस्तु जो है वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करती है, यानी रचनाकार की रचना धर्मिता का पिसना अपने चरमोत्कर्ष पर होता है। तो चलिए कथासार के माध्यम से हम समझते हैं कि नाटक की कथावस्तु किस प्रकार चरमोत्कर्ष को प्राप्त करती है और कैसे अपने उद्देश्य को सिद्ध करती है। शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहली बात, हर अंक की शुरुआत कैसे हुई है और समापन कैसे हुआ है, इसे आपको भूलना नहीं है। तो तीसरे अंक की शुरुआत भी, तीसरा अंक पुनः कुछ वर्ष बाद मल्लिका के घर के उसी प्रकोष्ठ से प्रारंभ होता है। उसी प्रकोष्ठ, कौन सा प्रकोष्ठ? जिस प्रकोष्ठ से प्रारंभ हुआ था इस नाटक का दूसरा अंक, ये ध्यान में रखना है। मातुल, अब उसमें निक्षेप आता है दूसरे अंक में, और इसमें मातुल आता है और वर्षा में पूरी तरह से भीगा हुआ मल्लिका को पुकारता हुआ प्रकोष्ठ में प्रवेश करता है। अब आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है? यह ध्यान रखना है कि देखिए, आषाढ़ का एक दिन नाटक का पहला अंक आषाढ़ के पहले दिन से शुरू होता है। दूसरे अंक में आषाढ़ की वर्षा का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि वहां एक तपिश है संघर्ष की, जो नायक नायिकाओं के संघर्ष को तीव्रतम दृष्टि से अभिव्यक्त करते हुए अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती है, इसलिए वहां इस वर्षा का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन तीसरे अंक में आकर फिर से आषाढ़ के एक दिन की वर्षा में भीगा हुआ कौन आता है? मातुल पूरी तरह से भीगा हुआ मल्लिका के घर में प्रवेश करता है। यानी नाटक का जो शीर्षक है आषाढ़ का एक दिन, वो पहले और तीसरे अंक के द्वारा पूरी तरह से अपनी सार्थकता को प्रमाणित करता है। तो चलिए आगे चलते हैं। मल्लिका और उसके घर की स्थिति, अब नाटककार ने जो वक्तव्य बीच बीच में प्रस्तुत किए हैं, जो रंग निर्देश दिए हैं, उनसे पता चलता है कि मल्लिका और उसके घर की स्थिति पिछले कुछ वर्षों में बदल चुकी है। कैसी बदली है कि उसमें गिरावट आई है। जितना सुव्यवस्थित, जितना सुंदर घर उसका पहले था जबकि उसकी मां थी, अब इस समय उसका घर बिल्कुल उजड़ा हुआ, जीर्ण शीर्ण अवस्था में प्रतीत होता है। मल्लिका फटे हुए वस्त्र पहने हैं, ये उसकी आर्थिक दुरावस्था को दर्शाता है। जबकि दूसरे अंक में हम जान चुके हैं कि प्रियंगु मंजरी ने उसके लिए कुछ स्वर्ण मुद्राएं और वस्त्र भेजे थे, लेकिन मल्लिका एक स्वाभिमानी नायिका है, स्वाभिमानी युवती है, इसलिए उसने वे वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं वापस लौटा दी। यहां तक कि स्थपतियों को, जिनको घर के परिसंस्कार के लिए, यानी उसकी जीर्ण शीर्ण अवस्था को सुधारने के लिए भेजा गया था, उन्हें भी उसने लौटा दिया था। तो मल्लिका फटे हुए वस्त्र पहने हैं तथा उसका रंग भी पहले से काला पड़ गया है। रंग का पहले से काला पड़ना किस बात की ओर संकेत करता है? कि संघर्ष और तपिश ने मल्लिका के सौंदर्य को नष्ट करना शुरू कर दिया है। मल्लिका के सौंदर्य पर विपरीत परिस्थितियों का प्रभाव पड़ रहा है, यानी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मल्लिका बिखर रही है, टूट रही है।
प्रकोष्ठ जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिस प्रकोष्ठ से प्रारंभ हुआ है वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। पहले जहां तल्प था अब वहां टूटा हुआ पालना है, यानी जहां पहले तल्प था वहां पर एक टूटा हुआ पालना रखा है, यानी कि मल्लिका का विवाह हो चुका है और उसके घर में एक बच्चे का भी जन्म हो चुका है। इस व्यवस्था के द्वारा ये बात स्पष्ट होती है, बच्चे का पालना रखा है लेकिन वो भी टूटा हुआ है, यानी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब है। मल्लिका के बाहर आने पर जब मातुल आवाज देता है तो मल्लिका जब बाहर आती है तो मातुल कहता है कि आषाढ़ की इस वर्षा से बचने के लिए, यहां से ये संवाद बहुत अहम है इस अंक में, क्योंकि इसके द्वारा नाटककार ये बताना चाहते हैं कि इसका भी आषाढ़ की वर्षा से ही इस अंक का भी प्रारंभ हुआ है। तो आषाढ़ की इस वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा और कोई आसरा नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो आज भी तुम वही मल्लिका हो। कौन सी मल्लिका? जो पहले जब कालिदास इस ग्रामीण परिवेश में थे उस समय मल्लिका को वो जिस दृष्टि से देखता था, आज भी वह उसी दृष्टि से मल्लिका को देखता है। दोनों के वार्तालाप से ज्ञात होता है कि राजप्रासाद के चिकने शिलाखंडों पर फिसलने से पैर टूट जाने के कारण अब मातुल बैसाखी के सहारे चलता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि दूसरे अंक में जब प्रियंगु मंजरी घर आई थी मल्लिका से मिलने के लिए, तब उसने ये जिक्र किया था कि वो मातुल और उसके परिवार को अपने साथ ले जाएंगी। उसी संदर्भ में ये बात कही जा रही है कि मातुल क्योंकि एक साधारण ग्रामीण पुरुष है तो उसे राजप्रासाद के चिकने फर्श पर चलने की आदत नहीं है, और यही कारण है कि चिकने फर्श पर चलने के कारण वो फिसल गया और फिसलने से उसका पैर टूट गया, और अब स्थिति यह है कि उसे बैसाखियों के सहारे चलना पड़ता है। वह मल्लिका को बताता है कि उसके राजप्रासाद चले जाने के बाद राजकीय स्थापत्यकारों ने उसका घर भी राजप्रासाद के समान चिकना कर दिया है, यानी जो घर उसे अपना सा प्रतीत होता है था, जहां पर चलना फिरना उसके लिए बहुत सहज और सुगम था, अब वो भी राजप्रासाद की तरह हो गया है और वो पीड़ित है राजप्रासाद के चिकने फर्श से, इसलिए उसे अब अपना घर लगता ही नहीं है। अतः अब वह वहां टिक ही नहीं पाता, अपने घर में टिक ही नहीं पाता है, क्योंकि उसे अपनेपन का एहसास वहां नहीं होता। वो सुविधा, वो सहजता उसे नहीं महसूस होती जो कि पहले हुआ करती थी, और घर से बेघर महसूस कर रहा है। मल्लिका मातुल को बैठने के लिए आसन देती है। देखिए, संघर्ष केवल कालिदास और मल्लिका का नहीं है, संघर्ष मातुल का भी है, संघर्ष निक्षेप का भी है, संघर्ष विलोम का भी है। हर पात्र अपने अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है, लेकिन इन सब से अधिक महत्वपूर्ण संघर्ष है कालिदास का और उसके बाद मल्लिका का, क्योंकि वहां कालिदास एक व्यक्ति के रूप में संघर्ष नहीं कर रहे हैं, एक व्यक्ति के रूप में परिस्थितियों के चक्र में पिस नहीं रहे हैं, बल्कि एक रचनाकार के रूप में उनकी प्रतिभा संघर्ष कर रही है, उनकी प्रतिभा पिस रही है, और यही अभिव्यक्त करना, इसे सशक्त रूप में अभिव्यक्ति देना ही मोहन राकेश का उद्देश्य है। मल्लिका मातुल को बैठने के लिए आसन देती है। वह मल्लिका को राजभवन में रहने की अपनी पीड़ा बताता है। मैंने कहा कि मातुल का भी अपना संघर्ष है, राजमहल में उसे जो तकलीफ हुई, राजभवन कहने को बहुत ही सुविधाजनक महल है उसका नाम, लेकिन फिर भी एक साधारण व्यक्ति के लिए राजमहल में रहने की अपनी एक पीड़ा हो सकती है, और वही पीड़ा अभिव्यक्त करता है मातुल मल्लिका के समक्ष। आगे चलें। मल्लिका उससे वस्त्र सुखाने के लिए आग जलाने के विषय में पूछती है, क्योंकि आषाढ़ का एक दिन है और पूरी तरह से भीगा हुआ मातुल आया है, तो उससे पूछती है कि क्या उसे वस्त्र सुखाने के लिए उसके लिए आग जलाने की आवश्यकता है। वह चारों ओर दृष्टि घुमाकर, वह कोई जवाब नहीं देता, वह चारों ओर दृष्टि घुमाकर घर की अवस्था को, मल्लिका के घर की अवस्था को देखता है और देखता है कि घर पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो चुका है, और वो पूछता है, इस सारी जीर्ण शीर्ण अवस्था को देखकर पूछता है कि उसने घर की यह कैसी अवस्था बना रखी है। दोनों के वार्तालाप से ज्ञात होता है कि अंबिका का, यानी मल्लिका की माता का निधन हो चुका है। दूसरे अंक में वो अस्वस्थ थी और पहले अंक में वो पूरी तरह से स्वस्थ थी। यह भी ज्ञात होता है कि प्रियंगु मंजरी ने मल्लिका के लिए कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी, वह उसने लौटा दी। ये बात, इसका जिक्र भी हम कर चुके हैं। प्रियंगु मंजरी ने घर के परिसंस्कार के लिए जिन स्थपतियों को भेजा था, मल्लिका ने उन्हें भी लौटा दिया है, ये बात भी हम कर चुके हैं। मातुल मल्लिका को यह भी बताता है कि सम्राट का भी निधन हो चुका है, यानी
स्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। इन सब घटनाओं के माध्यम से नाटककार इस ओर संकेत कर रहे हैं कि अंबिका का निधन हो चुका है, तो मल्लिका के घर की जो अवस्था है वो जीर्ण शीर्ण है। सम्राट का निधन हो चुका है तो राज्य में भी अव्यवस्था है, क्योंकि नया शासक किस रूप में संभालेगा, कौन संभालेगा, ये सारी समस्याएं यहां उजागर हो रही हैं। वह बताता है कि कुछ लोगों का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। मातुल बताता है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है और संन्यास लेकर काशी चले गए हैं। ये जो बिंदु है, इसे सुनकर मल्लिका की पीड़ा और अधिक तीव्र रूप धारण कर लेती है। क्यों, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। मल्लिका इसे मानने से इनकार करती है। मातुल जब ये बताता है तो वो स्पष्ट शब्दों में कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। कालिदास कश्मीर अगर छोड़ भी दिया है तो वे काशी जाकर सन्यास ग्रहण नहीं करेंगे। इस बात पर मैं विश्वास नहीं करती। इस बात से स्पष्ट इनकार करती है मल्लिका। मातुल चला जाता है और मल्लिका गुमसुम सी आसन पर ही बैठी रह जाती है। यानी मातुल अपने घर जा चुका है, लेकिन मल्लिका इस बात को सुनकर कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है और सन्यास लेकर वे काशी चले गए हैं, इस बात से बहुत अधिक तकलीफ में है, मानसिक पीड़ा में है मल्लिका, और वो गुमसुम सी एक उसी स्थान पर बैठी रह जाती है। वह कालिदास के ग्रंथ की ओर देखती है और आत्मालाप करती है। आत्मालाप यानी स्वयं से बातचीत करती है, क्योंकि उसके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उसकी पीड़ा को कोई समझता नहीं। दूसरी बात, वो उसके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे वो अपने मन की वेदना कह सके, अपने आप को हल्का कर सके। इसलिए उसके पास अपने आप से बातचीत कर अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करने के अतिरिक्त और कोई चारा है ही नहीं। तो वो आत्मालाप करती है। आत्मालाप से स्पष्ट होता है कि वह केवल कालिदास के रचना कर्म में अपने जीवन की सार्थकता समझती रही है। यानी वो मानती रही है कि यह उसके जो जीवन है उसकी सफलता इस बात में ही है कि कालिदास एक सफल रचनाकार के लिए रचनाकार के रूप में समाज में स्थापित हो जाए, प्रतिष्ठित हो जाए। लेकिन जब उसे ये सुनाई देता है, मातुल से ये ज्ञात होता है कि वो काशी चले गए हैं सन्यास लेकर, तो सन्यास की बात सुनकर उसे अपने जीवन की निरर्थकता का एहसास होता है। उसे लगता है कि जिसके लिए, जिस चीज को, जिस मुकाम पर कालिदास को पहुंचते हुए देखने के लिए उसने इतना त्याग किया, इतना श्रम किया, वास्तव में वो सब कुछ आज व्यर्थ हो गया है और उसका जीवन अब पूरी तरह से निरर्थक हो गया है। ऐसे उसे अनुभव होता है, क्योंकि उसने अपने आप को कभी अपने रूप में नहीं देखा, एक मल्लिका, एक युवती के रूप में नहीं देखा, बल्कि कालिदास की यानी रचनाकार की रचनात्मक प्रतिभा के रूप में अपने आप को देखा है। उनकी सफलता में, उनके रचना कर्म की सफलता में अपनी सफलता, अपने व्यक्तित्व की सफलता मानी है। अब ये आत्मालाप के कुछ अंश हैं जिनसे ये बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। पहले तो वो कहती है कि तुमने सन्यास ले लिया है, नहीं, तुम सन्यास नहीं ले सकते, तुम काशी नहीं गए, अपने मन को समझाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद वो कहती है तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूं। यानी उनके रचना करने में, उनके सफल रचनाकार के रूप में स्थापित होने में वो अपने व्यक्तित्व की सफलता समझ रही है, सार्थकता समझ रही है। मैं टूट कर भी अनुभव करती रही कि तुम बन रहे हो। उसने अपने आप को आंतरिक, अपने भीतर जो उसके पीड़ा थी कालिदास से अलग होने की, उस पीड़ा को भी इसलिए सहन किया, उस टूटन को भी इसलिए अनुभव किया क्योंकि वो देख रही थी कि कालिदास एक रचनाकार के रूप में स्थापित हो रहे हैं। तो उसका व्यक्तित्व केवल और केवल पूरी तरह से एक रचनाकार के रूप में कालिदास को स्थापित करने की ओर केंद्रित था। क्योंकि मैं अपने को अपने में न देखकर, वही बात जिसकी चर्चा अभी हमने की कि मैं अपने को अपने में न देखकर तुम में देखती थी। यानी मैं अपने आप को मल्लिका के रूप में नहीं देखती थी, मैं तुम में देखती थी। यानी तुम में देखने का मतलब क्या है कि तुम्हारे भीतर जो रचनाकार है, जो रचनात्मक प्रतिभा है, उसमें अपने आप को देखती थी। और आज यह सुन रही हूं कि तुम सन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, यानी इस परिवेश से, इस जीवन से तटस्थ हो रहे हो, उदासीन, मुझे मेरी सत्ता के बोझ से इस तरह वंचित कर दोगे। और अपने आप से बातचीत करते करते वो कहती है कि मैंने तो हमेशा अपना अस्तित्व तुम्हारी रचनात्मक प्रतिभा में ही तलाश किया है, उसी में महसूस किया है। तुम्हारी रचनात्मक प्रतिभा को
सफलता के बिंदु पर पहुंचते हुए मैंने अपने व्यक्तित्व की सार्थकता अनुभव की है। अब ऐसी स्थिति में यदि तुम संन्यास लेकर काशी चले जाओगे तो क्या तुम मुझे इस तरह से अपने व्यक्तित्व से, अपनी सत्ता के बोध से यानी अपने व्यक्तित्व से इस तरह से वंचित कर दोगे? इस तरह की आत्मालाप वो करती है। इसी समय आषाढ़ की घनघोर वर्षा और मेघों की गर्जना के बीच ड्योढ़ी का द्वार खोलकर क्षत विक्षत अवस्था में कालिदास प्रवेश करते हैं। क्षत विक्षत अवस्था का मतलब क्या है? क्योंकि ये कालिदास वो कालिदास नहीं है जो संवेदनशील व्यक्ति थे, जो एक केवल रचनाकार थे। अब ये वो हैं जो राजनीति और रचना कर्म के दोनों पार्टों के बीच में पिस गए हैं, जिनकी रचनात्मक प्रतिभा कुंठित हो गई है, जिन्होंने अपने आंतरिक स्तर पर अनेक प्रकार के संघर्ष झेले हैं। इसलिए नाटककार लिखते हैं कि क्षत विक्षत अवस्था में कालिदास प्रवेश करते हैं और मल्लिका जड़ सी, मल्लिका को ये आशंका, ये संभावना ही नहीं थी कि कालिदास इस समय यहां आ सकते हैं, इसलिए वो स्तंभित सी, एकदम भौचक्की सी उन्हें देखती रह जाती है। जड़, उसके शरीर में कोई प्रतिक्रिया होती ही नहीं कि वो कालिदास का बढ़कर के स्वागत करे, उनसे कुछ बोले, आश्चर्य व्यक्त करे, कुछ भी नहीं होता और वो केवल स्तंभित सी, जड़ सी होकर के रह जाती है। कालिदास उससे कहते हैं कि संभवतः तुम मुझे नहीं पहचानती, कि ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे नहीं पहचानती हो, क्योंकि परिवेश, परिस्थितियों ने, समय ने मुझे, ये संकेत है कि मुझे बहुत अधिक बदल दिया है। कालिदास को आसन पर, कालिदास खुद ही, मल्लिका उन्हें आसन भी नहीं देती क्योंकि वो तो जड़ सी, भौचक्की सी उन्हें देखती रह जाती है। कालिदास को आसन पर बैठते देख मल्लिका कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अब क्यों वो जड़ सी बैठी थी? वो कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम हो और मैं ही हूं। यानी हम दोनों एक बार फिर आमने सामने हैं कि तुम कालिदास हो और मैं हूं। हम दोनों आमने सामने हैं, इस बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वह कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए सूखे वस्त्र नहीं है, क्योंकि जब उसके पास स्वयं के लिए बिना फटे यानी अच्छे वस्त्र नहीं है तो जाहिर सी बात है कि कालिदास के लिए तो उसके पास कहां से वस्त्र होंगे। तो इसलिए वो स्पष्ट रूप से, क्योंकि वो भीग कर आए हैं कालिदास, तो वो कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए सूखे वस्त्र नहीं है। तब कालिदास कहते हैं कि इस तरह, क्योंकि उन्हें सूखे वस्त्र की आकांक्षा ही नहीं है, वो कहते हैं इस तरह भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है, क्योंकि वे एक संवेदनशील रचनाकार हैं। प्रकृति से उन्हें प्रेम है, प्राकृतिक परिवेश उनके भीतर जीवन शक्ति, जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति का संचार करता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि इस तरह भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। वर्षों बाद भीगा हूं, अभी सूखना नहीं चाहता, यानी मैं इस वर्षा की, आषाढ़ के एक दिन की जो भी बूंदे हैं, उनके स्पर्श को अपने भीतर महसूस करना चाहता हूं, उस रोमांच को महसूस करना चाहता हूं जो मेरे रचनाकार को अब तक जीवित रखे थी। चलते चलते बहुत थक गया था। चलते चलते थक गया यानी जमीन पर चलने से मतलब नहीं है, यानी जीवन में संघर्ष करते करते थक गया, ये इसका सांकेतिक अर्थ है। कई दिन ज्वर आता रहा, परंतु इस वर्षा से जैसे सारी थकान मिट गई है, क्योंकि वे वास्तव में अपने मूल रूप में एक रचनाकार के रूप में लौट करके आए हैं। तो उन्हें लगता है कि उन्होंने अब तक जितना भी संघर्ष किया, उसके कारण जो थकान उनके मन में थी, उनके शरीर में थी, वो सब अब समाप्त हो गई है। कालिदास कहते हैं कि यहां अब सब कुछ बदल गया है। अब वो ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं, मल्लिका के घर की ओर संकेत करते हैं और कहते हैं कि यहां अब सब कुछ बदल गया है। पहले यह घर, इसकी प्रत्येक वस्तु जितनी परिचित लगती थी, आज उतनी ही अपरिचित लग रही है। यानी समय के लंबे अंतराल ने, कई वर्षों के अंतराल ने कितनी दूरियां दोनों के बीच कर दी हैं। भले ही वे भावनात्मक स्तर पर बिल्कुल निकट हैं, लेकिन भौतिक स्तर पर वे एक दूसरे के लिए अपरिचित हो गए हैं, क्योंकि स्थितियां बदल चुकी हैं। दोनों के बीच भावुकतापूर्ण वार्तालाप होता है, जिसमें कालिदास अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करते हैं। देखिए, दूसरे अंक में कालिदास के विषय में, व्यक्तित्व के विषय में कोई बातचीत नहीं है। पहले अंक में वे केवल एक संवेदनशील, करुण स्वभाव वाले व्यक्ति और रचनाकार के रूप में सामने आते हैं, लेकिन उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति जितने मुखर रूप में तीसरे अंक में हुई है और किसी भी पहले और दूसरे अंक में नहीं हुई। तो कालिदास अपनी भावनाएं अधिक व्यक्त करते हैं। मल्लिका की भावनाएं केवल और केवल उसके आत्मालाप के दौरान ही अभिव्यक्त होती हैं, क्योंकि उसकी भावनाओं का एक ही आधार है और वो है कालिदास के रचना कर्म की सफलता।
इसी बीच कोई आकर द्वार खटखटाता है, लेकिन मल्लिका द्वार नहीं खोलती और कालिदास से कहती है कि तुम आज जो कुछ कहना चाहते हो कह दो। यानी अब तक वो चाहती है कि अब तक कालिदास ने जो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने महसूस किए वो सारी अनकही बातें, अब उन सब को वो शब्दों के जरिए सुनना चाहती है। बाहर से किसी आगंतुक की नशे में डूबी झल्लाती हुई आवाज आती है। कालिदास कहते हैं कि यह स्वर बहुत विचित्र किंतु परिचित सा लग रहा है। मल्लिका यह कहकर टाल देती है कि वर्षा में कोई आश्रय के लिए आया होगा। ये विलोम है जो कि मल्लिका का पति है, क्योंकि मल्लिका का विवाह विलोम से हो चुका है। लेकिन मल्लिका उसके लिए द्वार क्यों नहीं खोलती? क्योंकि वो चाहती है कि आज वो भावनात्मक स्तर पर इन क्षणों में कालिदास के मुख से वो सब कुछ सुन ले जो वो सुनना चाहती रही है। इसलिए वो टाल देती है, वो कालिदास को नहीं बताती कि ये और कोई नहीं बल्कि उसका पति विलोम है। कालिदास अपनी रचनात्मकता और राजनीतिक जीवन के संघर्ष से उत्पन्न पीड़ा को अभिव्यक्त करते हैं। ये बिंदु यहां से कालिदास यहां से ये नाटक अपने उद्देश्य की ओर यानी चरमोत्कर्ष की ओर तीव्र गति से बढ़ता है, क्योंकि कालिदास स्वयं, अब तक तो केवल दूसरों के संवादों से ही पता चल रहा था कि कालिदास की रचनात्मक प्रतिभा और राजनीतिक दायित्वों के बीच संघर्ष हो रहा है। प्रियंगु मंजरी के संवादों ने भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन अब ये कालिदास स्वयं कह रहे हैं कि रचनात्मकता और राजनीतिक संघर्ष से उत्पन्न उनकी पीड़ा क्या है। वे कहते हैं कि उन्हें लगता था कि प्रतिष्ठा और सम्मान से भरा जीवन उनकी दिशा बदल देगा। यानी वे कहते हैं कि जब वे जाने के लिए तैयार हुए उज्जैनी एक राजकवि का आसन ग्रहण करने के लिए, तब उन्हें लगता था कि प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा उन्हें, तो उनके जीवन की दिशा बदल जाएगी। वे यह भी कहते हैं कि राजसी जीवन स्वीकार करना वास्तव में अभावपूर्ण जीवन की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। वे कहते हैं कि उन्होंने राजकवि का आसन ग्रहण करने से पहले जो जीवन जिया उसमें अभाव के अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं, और उस अभाव की प्रतिक्रिया के रूप में जब उन्हें राजकीय सम्मान मिला तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया, ताकि वे अभाव को तो वे जी चुके हैं, वो एक राजकीय सम्मान से भरा, राजसी ठाट बाट से भरा जीवन भी जिए, उसका आनंद भी लें, क्योंकि वो मानते थे कि ये सम्मान और ये गरिमा उनके जीवन की दिशा को बदल देगी। साथ ही उसके मूल में कहीं उन सबसे प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने समय समय पर उनकी भर्त्सना की थी, उनका उपहास किया था। और वो इस बात की ओर भी संकेत करते हैं कि वे जब उज्जैनी गए थे, भले ही मल्लिका के प्रेरित करने पर गए हों, लेकिन तब क्योंकि वे रचनाकार के रूप में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इसलिए ग्रामीण समाज उनकी रचनात्मक प्रतिभा के मोल को समझ नहीं पाता था और तरह तरह से उनकी भर्त्सना की जाती थी, उनका अपमान किया जाता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि कालिदास वास्तव में कुछ करते नहीं, वो एक नाकारा व्यक्ति हैं। तो उसी बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि मैं इस राजसी सम्मान को प्राप्त कर वास्तव में उनसे भी प्रतिशोध लेना चाहता था। यानी उन्होंने जो भर्त्सना मेरी की थी, जिन ग्रामीणों ने, उनको मैं जवाब देना चाहता था उनकी भर्त्सना की भावना का, कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, मेरे अंदर भी कुछ करने की क्षमता है और वो क्षमता इतनी अद्भुत है कि अन्य किसी के पास ये आसानी से सुलभ नहीं होती। वे यह भी कहते हैं किंतु वह सब पाकर भी मन तृप्त और आनंदित नहीं हो सका। यानी राजसी ठाट बाट में जाकर उन्होंने सोचा था कि उनके जीवन की दिशा बदल जाएगी, लेकिन कालिदास अपनी पीड़ा बताते हैं कि वो सब पाकर भी मेरा मन तृप्त यानी संतुष्ट और आनंदित नहीं हुआ। वे कहते हैं कि एक राज्याधिकारी का कार्यक्षेत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, एक राज्याधिकारी का कार्यक्षेत्र, क्योंकि उन्हें कश्मीर का शासक बना दिया गया था मात्रगुप्त के नाम से, तो राजनीतिक दायित्व उन्हें दे दिए गए थे, तो वो उस अनुभव को साझा कर रहे हैं। एक राज्याधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था। कहना क्या चाहते हैं कि मैं तो मूलतः एक रचनाकार था, एक संवेदनशील भावना प्रधान व्यक्तित्व का धनी था, लेकिन मुझे राज्याधिकारी का कार्यक्षेत्र दे दिया गया जो कि मेरे कार्यक्षेत्र से बिल्कुल भिन्न था। राजनीति में कई निर्णय अपनी संवेदनाओं को ताक पर रखकर उनको कुचल कर भी लेने पड़ते हैं। भावनाओं के सहारे राजनीति नहीं चलती, इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं। और इसलिए वे कहते हैं कि मुझे बार बार अनुभव होता था। क्या अनुभव होता था? मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह में
पढ़कर उस क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश किया है। यानी जिस राजनीतिक क्षेत्र में मैंने प्रवेश किया है वास्तव में वो मेरा क्षेत्र है ही नहीं, क्योंकि मैं तो एक रचनाकार हूं। तो वो कहते थे कि प्रभुता प्राप्त करने के लिए, ताकि मैं दूसरों की भर्त्सना का, अपमान का जवाब दे सकूं, और सुविधापूर्ण जीवन जीने के लिए, अभावग्रस्त जीवन से पीड़ित होकर सुविधापूर्ण राजसी ठाट-बाट से भरा जीवन जीने के लिए उन्हें लगता था कि उन्होंने वास्तव में राजनीति के क्षेत्र में अनधिकार, यानी अधिकार नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी मैंने उसमें प्रवेश किया है। और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था, यानी जिस विस्तृत परिवेश में मुझे रहना चाहिए था एक रचनाकार के तौर पर, उससे मैं दूर आ गया हूं। यानी अपनी रचनात्मकता से मैं दूर आ गया हूं और केवल राजनीतिक दायित्वों के बीच पिसकर रह गया हूं। यहां पर राजनीतिज्ञ और रचनाकार का संघर्ष स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो रहा है। मैं अपने को आश्वासन देता, यानी वो बता रहे हैं कि कैसे मैं अपने आप को इतने वर्ष तक समझाता रहा। मैं अपने आप को आश्वासन देता कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पालूंगा, यानी सारी परिस्थितियों को मैं अपने नियंत्रण में कर लूंगा। यानी एक रचनाकार को भी जीवित रख सकूंगा और एक राजनीतिज्ञ को भी, शासक को भी जीवित रख सकूंगा, और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट दूंगा, यानी दोनों के बीच संतुलन स्थापित कर लूंगा। परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता रहा। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी, वे अपनी पीड़ा बता रहे हैं कि परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि मैं परिस्थितियों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया। वो सारी परिस्थितियां मेरे वश से, मेरे नियंत्रण से बाहर थी। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी, कौन सा कल? जिसमें वो राजनीतिज्ञ और रचनाकार के बीच में संतुलन स्थापित करें। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वह कल कभी नहीं आया और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया। ये उनकी रचनात्मक प्रतिभा के संघर्ष की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूं। यानी उन्होंने अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से टूटा हुआ, खंड होता हुआ महसूस किया। और क्या महसूस किया टूटे हुए व्यक्तित्व के सहारे? मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था, यानी जो केवल दूसरों के लिए जीवन जीता था, जिसका जीवन एक रचनाकार के रूप में, एक संवेदनशील सहृदय रचनाकार के रूप में दूसरे पूरे प्राकृतिक परिवेश को समर्पित था, विशाल को समर्पित था। अब मैं वैसा व्यक्ति नहीं रहा, क्योंकि मैं राजनीति में अनधिकार प्रवेश कर चुका हूं और अब मुझे संवेदनाएं ताक पे रखकर क्या करना पड़ता है? राजनीतिक निर्णय लेने पड़ते हैं। वह यह भी कहते हैं कि उनकी प्रत्येक रचना के मूल में मल्लिका ही प्रेरणा के रूप में विद्यमान रही और पृष्ठभूमि में यही पर्वत श्रृंखलाएं जो उनके गांव में थी और यही परिवेश मौजूद रहा है। यानी वे ये स्पष्ट करते हैं मल्लिका के सामने कि वे एक पल के लिए भी इस ग्रामीण परिवेश को और मल्लिका को नहीं भूले। वे कहते हैं कि वह चाहते थे कि मल्लिका उसकी सारी रचनाएं पढ़े, किंतु संबंध सूत्र ही टूट गया। यह सुनकर मल्लिका कहती है कि वह संबंध सूत्र कभी नहीं टूटा, कि जिसे वे महसूस कर रहे हैं कि मल्लिका और उनका संबंध सूत्र टूट गया, वास्तव में वो संबंध सूत्र कभी नहीं टूटा। उसने उज्जैनी के व्यवसायियों से लेकर उनकी सारी रचनाएं पढ़ी हैं, क्योंकि रचनाओं के जरिए वो निरंतर कालिदास से जुड़ी रही है। वह बताती है कि उसने उनके लिए स्वयं अपने हाथों से सिलकर महाकाव्य लिखने के लिए यह कोरे पृष्ठ बनाए हैं, यानी भोजपत्रों को सिलकर एक पुस्तिका बनाई थी जिस पर वे अपने महाकाव्य को लिख सकें। किंतु लंबे समय तक उनके न आने के कारण ये पृष्ठ भी अब टूटने लगे हैं। कालिदास उन कोरे पृष्ठों को देखकर भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तुमने ये पृष्ठ अपने हाथों से बनाए थे कि इन पर मैं एक महाकाव्य की रचना करूं। स्थान स्थान पर इन पर पानी की बूंदें पड़ी हैं, जो निस्संदेह वर्षा की बूंदें नहीं है। यानी संकेत क्या है कि तुमने अपनी पीड़ा को में डूबकर आंसू बहाए हैं इन पृष्ठों को बनाते समय। तो ये जो बूंदें यहां कागजों पर पड़ी हैं, वे वास्तव में वर्षा की बूंदें नहीं, बल्कि तुम्हारे आंसुओं की बूंदें हैं। यानी तुमने इन पृष्ठों में अपनी संवेदना को, अपनी पीड़ा को पिरोया है। लगता है तुमने अपनी आंखों से इन कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है। आगे चलें।
और आंखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए हैं। यानी तुमने मेरी स्मृति में फूल भी इसमें रखे हैं और वो फूलों की पत्तियां सूखी हैं, तब उन्होंने अपना रंग भी इन पृष्ठों पर छोड़ा है। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने यानी नाखूनों ने इन्हें छीला है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारी मनचाही बात पूरी नहीं होती तो हम बहुत क्रोधित होते हैं अंदर ही अंदर, और वो क्रोध ऐसा क्रोध होता है जो कि दूसरों के सामने अभिव्यक्त नहीं हो पाता। तो हम कुछ नोच कर, कुछ खसोट कर अपनी उस कुंठा को अभिव्यक्त करते हैं। उसी की ओर संकेत कर रहे हैं कालिदास। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने उन्हें छीला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है। और इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म की धूप के हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्र धूली, यानी हेमंत में जब पत्ते झड़ते हैं और धूल उनकी इधर उधर बिखरती है, तो वो धूल भी यहां जमी हुई है। और गर्मी में धूप में रखे रहने के कारण, क्योंकि ग्रामीण घर है, तो कहीं कहीं से इनका रंग भी उड़ गया है। इस घर की सीलन जो है वो भी, उसकी गंध भी इसमें समाई हुई है। और वो कहते हैं ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ हैं मल्लिका, यानी इन पर तो तुमने स्वयं एक पूरा महाकाव्य रच दिया है, क्योंकि इनके हर कण कण में, हर रोम रोम में, हर रेशे रेशे में तुम्हारी पीड़ा विद्यमान है। इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों के एक महाकाव्य की। यहां पर कालिदास का व्यक्तित्व कुछ समय के लिए एक रचनाकार के रूप में सामने आता है, एक संवेदनशील हृदय के रूप में सामने आता है, जो अनकहे ही, बिना कहे हुए ही मल्लिका की सारी पीड़ा को, सारी भावनाओं को समझ जाते हैं। कालिदास मल्लिका से यह भी कहते हैं कि हम फिर से अथ से आरंभ कर सकते हैं। अथ यानी शुरुआत, कि जिस तरह से शुरुआती दौर का हमारा जीवन था, बीच के वर्षों को हम भूल जाते हैं और हम फिर से उसी बिंदु से अपना जीवन प्रारंभ करते हैं। तभी अंदर से बच्ची के रोने की आवाज आती है। ये बच्ची किसकी है? ये बच्ची मल्लिका और विलोम की है। कालिदास के पूछने पर मल्लिका कहती है कि यह उसका वर्तमान है, यानी स्पष्ट संकेत है कि यह उसकी बच्ची है। इसी बीच विलोम पैर की चोट से द्वार को खोलकर उसे कोसता हुआ ड्योढ़ी में आ खड़ा होता है। वह नशे में है और उसके वस्त्र कीचड़ से लथपथ हैं। वह स्वयं से बातचीत करता हुआ आगे बढ़ता है, किंतु कालिदास को देखकर ठिठक जाता है। नशे में है तो उस कालिदास को जल्दी से पहचान नहीं पाता। विलोम कालिदास को पहचानने की कोशिश करता हुआ सवाल करता है, क्या वह उसे जानता है? कालिदास प्रत्युत्तर में कहते हैं कि तुम्हारी आकृति अवश्य बदल गई है, परंतु व्यक्ति आज भी तुम वही हो। वह आवाज से कालिदास को पहचानता हुआ उनकी ओर बाहें फैलाकर बढ़ता है, परंतु कालिदास सामने से हट जाते हैं। दूसरी ओर मल्लिका विलोम को देखकर द्वार पर जड़ सी खड़ी रह जाती है, यानी उसे समझ में नहीं आता कि वो किस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करे, क्योंकि सामने कालिदास भी हैं और विलोम भी है। विलोम कालिदास के समक्ष घर में अपनी स्थिति के महत्व की पुष्टि करता है कि मैं इस घर का वास्तव में मालिक हूं, और मल्लिका से पूछता है कि उसने अब तक कालिदास के आतिथ्य की व्यवस्था क्यों नहीं की, कि अतिथि के रूप में कालिदास हमारे घर आए हैं, तो उनके अतिथि सत्कार की व्यवस्था तुमने क्यों नहीं की है। आगे चलें। उसके अनर्गल प्रलाप को सुनकर कालिदास उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं, यानी उसकी फालतू की बातें सुनते हैं कालिदास और कहते हैं कि उसे यहां से चला जाना चाहिए, किंतु विलोम उसे हंसकर अनसुना कर देता है। यानी कालिदास जब उसे घर से जाने के लिए कहते हैं, जो घर वास्तव में विलोम का ही है, क्योंकि विलोम ने मल्लिका से विवाह कर लिया है, तो वो उनकी बात को हंसकर टाल देता है। विलोम कालिदास से कहता है कि समय ने और लोगों को भी सत्ता और अधिकार दिए हैं। बहुत ध्यान से इस वाक्य पर अपनी दृष्टि केंद्रित करेंगे। यहां इसका संकेत क्या है? संकेत यह है कि समय ने यदि कालिदास को राजकवि का आसन दिया, कश्मीर के शासक का पद दिया है, तो दूसरों को भी सत्ता और अधिकार दिए हैं। यानी संकेत है विलोम का कि इस घर का मालिक आज वो है, उसे इस घर की सत्ता और इसका मालिक होने का अधिकार प्राप्त हुआ है। और यह कहकर वह वहां से चला जाता है कि क्या कहकर जाता है? तुम चाहते हो इस समय मैं यहां से चला जाऊं, मैं चला जाता हूं, इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, परंतु इसलिए कि तुम आज यहां अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। और यह कहकर वो वहां से चला जाता है। जाते जाते वो मल्लिका से कहकर जाता है कि ध्यान रखना अतिथि के सत्कार में कोई कमी ना रह जाए। विलोम के जाने के बाद मल्लिका कालिदास से पूछती है कि वह क्या सोच रहा है। कालिदास ये सारी स्थितियां देख करके सोच में पड़ जाता है।
तब मल्लिका उससे पूछती है कि वह क्या सोच रहा है। कालिदास मल्लिका को बताता है कि वह आषाढ़ के उस एक दिन की भावभीनी स्मृति में डूबा है। कौन सी? जो प्रथम अंक के शुरुआत की थी, जब वो हरिण शावक को गोद में लेकर आया था, जब वह एक आहत हरिण शावक को लेकर यहां आया था और मल्लिका ने उसका उपचार किया था। यानी वो उन्हीं क्षणों को वापस से जीना चाहता है, लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि समय ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। परिस्थितियां, परिवेश, व्यवस्थाएं सब कुछ बदल चुकी हैं। वह कहता है कि उसे उपत्यकाओं का विस्तार, पर्वत शिखर, उपत्यकाएं घाटियों का विस्तार और पर्वत शिखर और उनकी ओर जाने वाला मार्ग, नमी युक्त वायु, वातावरण की ध्वनियां, सब पूर्ववर्त चेतना को स्पंदित करने वाला लग रहा है। यानी पूरा परिवेश उसे, उसकी जो संवेदनशील चेतना को स्पंदित करता था, आज भी उसे वैसा ही लग रहा है। मल्लिका कालिदास को याद दिलाती है कि वह कह रहे थे कि वह अत से आरंभ करना चाहते हैं, यानी फिर से उसी शुरुआती दौर से, उसी बिंदु से वे अपने जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं। कालिदास प्रत्युत्तर में कहते हैं, मैंने कहा था मैं अत से आरंभ करना चाहता हूं। बहुत ही खूबसूरत संवाद है ये, इसको ध्यान देंगे क्योंकि यही वो बिंदु है जब ये नाटक अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है कि रचनाकार की प्रतिभा को हर युग में, हर समय में, हर परिस्थिति में, हर स्थान पर एक संघर्ष के दौर से गुजरना ही पड़ता है, पिसना ही पड़ता है। मैंने कहा था कि मैं आज से आरंभ करना चाहता हूं। यह संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था कि मेरी इच्छा थी, लेकिन समय के साथ मेरी इच्छा का संघर्ष चल रहा था क्योंकि समय कुछ और चाह रहा था मुझसे। परंतु देख रहा हूं कि समय अधिक शक्तिशाली है। यानी अब चरम बिंदु पर आकर कालिदास को महसूस होता है कि उनके हाथ में वास्तव में कुछ नहीं है, बल्कि समय उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि वह किसी की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि वह समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वह अपनी गति से चलता है। और ये इतने समय तक जो स्थितियां बदलती रही, संकेत कर रहे हैं कालिदास इस संवाद के माध्यम से, तब उनकी इच्छाओं के बीच और समय के बीच संघर्ष चल रहा था, द्वंद्व चल रहा था। उन्हें फिर भी उन्हें लगता था कि वे समय पर, स्थितियों पर वश पालेंगे, जैसा उन्होंने पहले कहा, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि समय अधिक शक्तिशाली है, मनुष्य की इच्छा से भी कहीं ज्यादा, क्योंकि वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। यह कहकर वे चुपचाप बाहर से दोनों किवाड़ बंद कर चले जाते हैं। मल्लिका बच्ची को वक्ष से सटाए दौड़कर झरोखे के पास जाती है और कालिदास को पुकारती है। नाटककार लिखते हैं, पैर बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं। यानी मल्लिका कालिदास के पीछे जाने के लिए तत्पर होती है, परंतु बच्ची को बाहों में देखकर, यानी अपनी उस समय की जो स्थिति है उसको देखकर जैसे वहीं जकड़ जाते हैं, उसके पैर आगे नहीं बढ़ पाते। उसे अपनी जिम्मेदारियां, अपने बदलती हुई स्थितियों का एहसास हो जाता है। वह फिर टूटी सी आकर आसन पर बैठ जाती है और बच्ची को और साथ सटाकर रोती हुई उसे चूमने लगती है। यानी उसे अपनी स्थितियों के साथ संघर्ष करना पड़ता है कि वो भावनाओं के सहारे जो आनंद उठा रही थी, पहले कालिदास के साथ अपने जीवन की सार्थकता अनुभव कर रही थी, वास्तव में वो उसका भ्रम था। उसकी वास्तविक स्थिति, उसका वास्तविक अस्तित्व तो ये है जिसे वो अब जी रही है। बिजली बार बार चमकती है। परिवेश में बिजली चमकने का संकेत क्या है? कि उथल पुथल मची हुई है मल्लिका के हृदय में और मेघ गर्जन सुनाई दे रहा है। यानी ये सारा जो कुछ परिवेश में है वो मल्लिका के हृदय में भी कोलाहल मचा रहा है। और इसी के साथ ये नाटक समाप्त हो जाता है। यानी यदि, देखिए आप एक बार को कल्पना कीजिए कि यदि नाटककार यहां पर कालिदास और मल्लिका के मिलन को बता देते, तो रचनाकार की रचनात्मक प्रतिभा का जो संघर्ष उन्हें चित्रित करना था वो पूरा हो ही नहीं पाता, नाटक अपने उद्देश्य को प्राप्त कर ही नहीं पाता। इसलिए यही अंत यहां पर होना था ताकि नाटक सफलतापूर्वक अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। कौन सा उद्देश्य? फिर एक बार दोहरा रही हूं कि हर युग में, हर समय में, हर स्थान पर एक रचनाकार की प्रतिभा को संघर्ष के दौर से गुजरना ही पड़ता है। तो ये हुआ दोस्तों आज का सत्र, और इसके साथ ही हमने आषाढ़ का एक दिन नाटक पर बहुत लंबी और गहरी चर्चा कर ली है। उम्मीद करती हूं कि इस नाटक की जो मूल कथा वस्तु है उसके साथ साथ इसका उद्देश्य, इसकी संवेदना, मूल संवेदना आपको सब अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।